हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजवीर योगी रीजनिंग की क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम होगा लास्ट डे अपन ने जो है घड़ी के अंदर लगभग सभी टाइप कवर किए हैं और उसके अंदर मेरे पास में लास्ट बचा हुआ है घड़ी का। आज मेरे पास में घड़ी वाली क्लासेज का आज ये लास्ट सेशन होगा और घड़ी के अंदर इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। घड़ी के अंदर इससे पहले मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ ना प्यारे मित्रों, वो मेरे पास था दर्पण प्रतिबिंब। यानी लास्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था दर्पण प्रतिबिंब। अपन लास्ट डे पढ़ चुके थे। आज आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ इससे थोड़ा अगली वाली बात पढ़ना चाहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको लिखवाया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको या तो 11:60 में से या फिर आपको 23:60 में से दिए गए समय को आपको घटाना है, तो आपका क्या आएगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल करके आ जाएगा। आगे देखो, आज आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर, आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब ध्यान रखना दोस्तों, आपको मैंने दर्पण प्रतिबिंब के टाइम पे ये पढ़ाया था कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो घड़ी हो चाहे कोई और हो, हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर मैं जल प्रतिबिंब की बात करूंगा ना, अगर मैं जल प्रतिबिंब की बात करूंगा यहाँ पर, तो होता क्या है कि जल प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग, जल प्रतिबिंब में वस्तु का जो ऊपरी भाग है ना, वो तो कहाँ दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। और जो वस्तु का नीचे वाला भाग है वो कहाँ दिखाई देगा, वो ऊपर दिखाई देगा। एकदम आसान बात है, किसी भी वस्तु का ऊपरी भाग तो नीचे दिखाई देगा और जो नीचे वाला भाग है वो कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी हमेशा किसी भी वस्तु का टॉप जो होगा वो बेस में आ जाएगा और बेस जो होगा वो टॉप में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसी बात को एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहूँ ना प्यारे मित्रों, अगर मैं इसी बात को आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँ तो देखो ध्यान दीजिए मेरी बात को। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है। और अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास में जल की स्थिति हो, किसकी स्थिति हो, जल की स्थिति हो, मेरे पास ए लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर अगर जल की स्थिति हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए है ना जस्ट यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा और ये मेरे को इस प्रकार दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? और देखिए, इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास कुछ भी हो, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लो बेटा यहाँ पर एम लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर जल की स्थिति हो, तो अपने को करना क्या है, ये एम है ना सर यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा, यानी नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे, यानी एम क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एम क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए सर यहाँ पर, अगर मान लीजिए सर मैं यहाँ पर लेता हूँ कुछ भी, मान लीजिए बेटा अगर मान लो आप यहाँ पर लेते हो कि सर मान लो मैं यहाँ पर बी लेता हूँ, तो क्या होगा, वही सर ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, इसलिए बी तो है ना मेरे पास में बी का जैसा ही दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको इतना समझाया है कि जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपरी भाग तो क्या होगा, नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला भाग कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग क्या होगा, ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए और देखिए, थोड़ा कलर थोड़ा डिसीजन गलत हो गया था, अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। और देखो दोस्तों, अगर मान लो सर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, मान लीजिए मेरे पास में ये पी लिखा हुआ है और मान लो यहाँ पर मेरे पास जल की स्थिति रहती है, जल की स्थिति रहती है, तो पी मेरे को जस्ट उल्टा दिखाई देगा, यानी ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। यानी ये पी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा और नीचे वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब आप मेरी एक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि सर बिल्कुल जो जल में है ना, वो ऊपर वाला भाग तो कहाँ होता है, नीचे होता है, और नीचे वाला भाग कहाँ होता है, ऊपर होता है। ये अपने को ध्यान रखा। अगर मान लो मेरे प्यारे बाल को ऐसे एस लिखा हुआ है, तो अगर आप मान लो इसका जल प्रतिबिंब देखोगे ना, तो ये एस मेरे को इस प्रकार दिखाई देगा, ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। ये बात आपको दिखाई देगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब चूंकि अपन यहाँ घड़ी पढ़ रहे हैं तो जनरल सी बात है, अपन सीधा घड़ी के बारे में बात करेंगे। और घड़ी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर घड़ी की बात करता हूँ ना, तो बहुत बेसिक बात है। अगर मान लीजिए किसी भी घड़ी का अगर मान लीजिए आपको जल प्रतिबिंब निकालना है,
जल प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, तो आपको दिए गए समय को 17:90 में से आपको करना क्या है, आपको वास्तविक समय घटाना है, वास्तविक समय घटाना है। या फिर मान लीजिए अगर आपको वास्तविक समय निकालना है, अगर आपको वास्तविक समय निकालना है तो दिए गए समय यानी 17:90 में से आपको अब की बार क्या करना है, अब की बार आपको जल प्रतिबिंब घटाना है। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है जल प्रतिबिंब के समय। कुछ आसान क्वेश्चन अपने पास में यहाँ से बन सकते हैं सर, जो क्वेश्चन होंगे अपन 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। मान लो सर पहला क्वेश्चन आपके सामने यूँ बनता है कि मान लो किसी घड़ी का पहला क्वेश्चन मेरे पास में आसान क्वेश्चन बेटा, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:45 है और अपने को पूछ रहा है कि बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अपने को पूछ रहा है कि बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये अपने को पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों, इसको निकालने के लिए आपको दिए गए समय को हमेशा 17:90 में से घटाना है। तो 17:90 में से अगर आप घटाओगे 9:45, तो 45 मिनट तो यहाँ पर बचेगा और यहाँ कितना होगा मेरे पास में, तो यहाँ पर कितना होगा मेरे पास में, वो कितना होगा 8, यानी 8:45 AM, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 8:45 AM ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान परिभाषा है, 17:90 में से आपको घटाना पड़ता है। चलिए कुछ नए एग्जाम्पल मैं आपको और सिखाता हूँ इसके अंदर, कुछ अपन नए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो सर मेरे को यहाँ पर दिया गया है कि 5:40 है ना, ये मेरे पास में क्या है, वास्तविक समय है। 5:40 है ना, मेरे पास में वास्तविक समय है। और अब मेरे को बताना क्या है, जल प्रतिबिंब। मेरे को बताना क्या है, जल प्रतिबिंब मेरे को बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया क्या कि कुछ भी नहीं करना, 17:90 में से 5:40 आप घटाओगे तो 50 तो यहाँ बचेगा और 12 यहाँ बचेगा, तो 12:50 ही मेरा क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सर इसका अपोजिट भी संभव है बेटा मेरे, कैसे, जैसे मान लो सर यहाँ पर दिया गया अब की बार मेरे को यहाँ पर दे रखा है कि जल प्रतिबिंब वाला जो समय है, अब की बार मेरे को दे रखा है कि जल प्रतिबिंब वाला जो समय है ना, अब की बार दे रखा है जल प्रतिबिंब वाला जो समय है ना, वो मेरे पास में मान लीजिए 12:05 है, 12:05 है। और ये मेरे को यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए सर वास्तविक समय क्या होगा। मेरे को यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए सर वास्तविक समय क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बालकों, इसको निकालने के लिए आप 17:90 में से 12 अगर 05 घटाओगे तो यहाँ बचेगी 85 मिनट और यहाँ कितना बचेगा 5। अब आप जानते हो 5:85 का मतलब है कि आप 60 मिनट इधर ऐड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ मेरे पास में 6 मेरे पास का मतलब हुआ कि सर 6:60 के बाद कितना होगा 17:80, यानी 6:25 जो होगा वो मेरा एकदम राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है, और जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय या वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 17:90 में से घटाते हैं। यह एकदम ऑथेंटिक सिचुएशन है, तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखो ध्यान दो दोस्तों। अच्छा ऊपर और नीचे वाला आपको याद भी होगा, अपन छोटे थे तो बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी, लालची कुत्ते वाले, ग्रेट डॉग वाली कहानी। उसमें क्या होता है कि एक कुत्ता एक पुल के ऊपर से गुजरता है और जब कुत्ते को उस पुल के नीचे से बहने वाले पानी में अपनी परछाई दिखाई देती है तो कुत्ता ये सोचता है कहीं ना कहीं मेरे समान कुत्ता इसके अंदर है, और जो ही मुंह खोलता है तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। इसका मतलब कुत्ते को ऐसा क्यों लगा कि मेरे समान ऐसा नीचे, वो ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक यहाँ पर थोड़ी विशेष कंडीशन होती है जो एज अपवाद के रूप में काम करती है, एक अपवाद के रूप में काम करती है। तो एक मेरे पास में ये एक्सेप्शन है, यूँ मान लीजिए आप इसको एक अपवाद है। ये क्या है, ये है मेरे पास में दोस्तों, यदि किसी घड़ी को
दर्पण के सामने सामने उल्टा रखा जाए तो वास्तविक समय या प्रतिबिंब ज्ञात करना। ये बहुत बढ़िया और अच्छी सिचुएशन है ज्ञात करना। देखो ध्यान दो दोस्त, आपको याद भी होगा कुछ समय पहले अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर किसी घड़ी का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना, देखो दोनों में फर्क है। मैं एक बार दोबारा फिर आपको याद दिला रहा हूं, एक बार आपको मैं दोबारा फिर याद कर रहा हूं। अगर मान लो आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, केवल दर्पण प्रतिबिंब, हाँ किसका, सीधी घड़ी का, किसका, सीधी घड़ी का। अगर मान लो आपको सीधी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या वास्तविक समय अगर आपको ज्ञात करना होता है, तो आपको या तो 11:60 में समय घटाना है या फिर आपको 23:60 में से माइनस करना है। लेकिन अगर मान लो दोस्तों, अगर मान लो घड़ी कौन सी है, उल्टी है, उल्टी घड़ी है। उल्टी घड़ी मतलब विपरीत घड़ी। कौन सी घड़ी बेटा, विपरीत घड़ी, घड़ी को उल्टा रखा गया है। तो विपरीत घड़ी से वास्तविक समय या प्रतिबिंब ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो फिर आपको अब ये वाला नियम नहीं लगाना, अब आपको 17:90 में से ही घटाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एज अपवाद काम करता है। अपन जानते हैं कि सर 17:90 में तभी घटाएंगे जब घड़ी का जल प्रतिबिंब हो, लेकिन मैंने आपको यहां पे बोला कि नहीं, दर्पण प्रतिबिंब में भी आपको 17:90 से घटाना है। तो ये कब घटाएंगे, ये तब घटाएंगे जब घड़ी क्या हो, जब घड़ी दर्पण के सामने उल्टी हो। यानी ऐसे अगर सीधी घड़ी हो ना, और सीधी को अगर ऐसे उल्टा कर दिया जाए, तो उल्टा करने के बाद जो प्रतिबिंब निकालेंगे ना, उसको निकालने के लिए आपको 23:60 में से ना घटा करके आपको 17:90 में से घटाना पड़ेगा। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। मान लीजिए क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है या उल्टा रखा जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि वास्तविक समय 9:52 है। हाँ, वास्तविक समय 9:52 है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको यही ध्यान रखना, भले ही मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, लेकिन घड़ी कैसी है, उल्टी है। घड़ी कैसी है, उल्टी है। अगर घड़ी उल्टी है तो आपको 23:60 में से ना घटा करके आपको 17:90 में से घटाना है 9:52। तो यहाँ कितना होगा, 48, और यहाँ पर कितना होगा, बोलो सही पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ सही पढ़ रहा हूँ क्या, नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी गलती कर दी अपन ने। यहाँ पर मेरे पास सर होगा 38, क्योंकि ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, 10 में से 2 गया तो 8 बच गया। अब यहाँ मेरे पास केवल 8 ही बचा, 8 में से 5 गए, 3 बच गए हैं, और यह कितना बच गया मेरे पास में, 8, यानी 8:38। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत हो रही है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ। मान लीजिए, अब की बार मैंने यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, मान लो किसी उल्टी या विपरीत घड़ी, किसी उल्टी या विपरीत घड़ी का प्रतिबिंब, और किसमें प्रतिबिंब, दर्पण में। किसमें, दर्पण में अपने को निकालना है। किसी भी उल्टी या विपरीत घड़ी का अपने को क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है, प्रतिबिंब निकालना, और किसमें निकालना है, दर्पण में निकालना है। अब अगर मान लो मेरे को समय दिया गया पहले क्वेश्चन में 4:54, और मान लीजिए मेरे को बोल देता है कि आप मेरे को ये बताइए भैया इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बालकों, आपको 17:90 में से 4:54 घटानी है,
यहाँ कितना होगा मेरे पास में 38 नहीं 36, यहाँ कितना होगा 36 होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सर 10 में से 4 गया तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3 बचेंगे, और यह कितना होगा, यहाँ मेरे पास होगा लगभग 13 के आसपास, और 13 का मतलब क्या होता है 1:36, 1:36, ये अपना एकदम राइट आंसर होगा। अगर मान लो सर मेरे पास समय का मान दिया गया है 10:51, और मान लो मेरे को निकालना है दर्पण प्रतिबिंब, क्या निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बालकों, मैं यहाँ पर उल्टी घड़ी का निकाल रहा हूँ, सीधी का नहीं निकाल रहा, उल्टी का निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं 17:90 में से 10:51 घटाऊंगा। 10 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 5 गया 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ तो मेरे पास सेम का सेम 7 बचेगा, तो 7:39, ये मेरा राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा उल्टा भी संभव है, अगर मान लीजिए अपने को यहाँ पर दे देगा कि मान लो सर किसी उल्टी घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब है, किसी उल्टी घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब है, अगर मान लो वो 7:54 है, और अपने को यहाँ से वास्तविक समय बताना है, तो कुछ भी नहीं करना, 17:90 में से 7:54 माइनस करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना होगा सर, यहाँ से मेरे पास में वापस वही 36 मिनट तो यहाँ हो जाएंगे, और 10 यहाँ हो जाएगा, यानी 10:36 मेरा क्या होगा, एकदम ऑथेंटिक और राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज तक अभी तक मैंने आपको 2 बातें सिखाई है। अगर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो आपको वहां तो मैंने पढ़ाया था 23:60 या 11:60, लेकिन अगर किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना है तो जल प्रतिबिंब निकालते समय आपको ध्यान रखना है 17:90 में से घटाना है। और उसी के समान अगर किसी घड़ी का, किसी उल्टी घड़ी का अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो वह भी फिर जल प्रतिबिंब की तरह ही कार्य करेगा, और आपको 17:90 में से ही घटाना है। ये 2-3 बातें मैंने आपको समझाई थी। अब अपन ने जितना घड़ी के बारे में पढ़ा है उसके बारे में कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो एक प्रैक्टिस सेशन होगा, तो आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पे आ गया है, और पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि सर मान लो यदि किसी घड़ी की, किसी घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई अगर 3 पर है तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह आपको बताना है। अगर घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई 3 पर है तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ध्यान दो, आपको याद होगा सर घड़ी ऐसी होती है, यहाँ पर 12 होते हैं, 1 2 और यहाँ 3 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 और यहाँ कितना होगा 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 और यहाँ कितना होगा 9 होगा सर, ये 10 और यहाँ कितना होगा 11 होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि साहब घंटे वाली सुई तो कहाँ है 5 पर है। अब देखो ध्यान देना मेरे दोस्तों, ये मेरे पास में हावर वाली सुई है, ये 5 पर है, और मिनट वाली सुई कहाँ है, तो ये बता रहा है साहब मिनट वाली सुई किस पर है 3 पर है। अब मिनट वाली सुई 3 पर, इसका मतलब आप मेरे को ये बताओ अगर घंटे वाली सुई 5 पर है, मिनट वाली सुई 3 पर है, तो आपको सबको दिख गया है कि इस समय घड़ी में जो एक्चुअल समय है ना वो मेरे पास में है 5:15। कितना है 5:15। अब अगर मैं 5 बजकर घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच अगर कोण निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद होगा मैंने आपको कोण निकालने का, मैंने आपको एंगल निकालने का, मैंने आपको थीटा निकालने का फॉर्मूला सिखा रखा, और वो मेरे पास में ये होता है सर 11/2 गुना मिनट माइनस में हावर मल्टीप्लाई में 30। अब मैं करूंगा सर 11/2 गुना मिनट का वैल्यू है 15 माइनस घंटे का वैल्यू कितना है 5 और गुना किससे कर दूंगा 30 से। 11 गुना 15 करोगे मेरे प्यारे बालकों तो कितना होगा 165 होगा, माइनस 5 गुना 3 कितना होगा 15 इन 150 होगा, और 150 अगर आप 200 गुना करो कितना आएगा 300 आएगा, और बट्टे में कितना आ गया सर 2 आ गया। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। अगर 165 में से मैं घटाऊंगा 300 तो मेरे पास में लगभग 135 के आसपास आएगा, और 135 में अगर मैं 2 का डिवीजन लगाऊंगा ना तो मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा सर 67.5, यानी 67.5 डिग्री का इन दोनों के बीच में कोण बनेगा। 67.5 डिग्री का इन दोनों के बीच में कोण बनेगा। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, जब अगर अनिश्चित समय दिया गया हो तो कोण का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम करता है, और वो मेरे पास फॉर्मूला होता है 11/2 गुना मिनट माइनस के घंटे गुना 30। 11/2 गुना मिनट माइनस के घंटे गुना 30,
सेम का सेम काम हो गया। मैंने आपको बता भी रखा है, हमेशा बड़े मान में से छोटा मान घटाना है, कोई प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना नहीं है। दोनों का डिफरेंस लिया, घटाया, 2 का भाग लगाया और आंसर हो गया 67.5 डिग्री। चलिए अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास है दोस्तों, पटना स्टेशन से भागलपुर के लिए हर 55 मिनट पर एक ट्रेन चलती है। पूछताछ केंद्र से रोहित को ज्ञात हुआ कि ट्रेन 20 मिनट पहले निकली है और नेक्स्ट ट्रेन 10:35 को है। तो रोहित पूछताछ केंद्र से कितने बजे ट्रेन का समय पूछा था, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी घड़ी को लेकर के पूछे जाते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, अगली ट्रेन कब आएगी, तो आप बोलो 10:35 पर। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेन की बात करता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट ट्रेन की बात करता हूँ तो वो आएगी सर मेरे पास 10:35 पर। साथ ही ये भी बोल रहा है कि पटना स्टेशन से भागलपुर के लिए हर 55 मिनट पर एक ट्रेन आती है, हर 55 मिनट पर ट्रेन आती है। इसका मतलब इससे पहले वाली जो ट्रेन आई थी, इससे पहले वाली ट्रेन आई थी, वो मेरे पास आई थी सर 10:35 में से आपको 55 मिनट माइनस करने हैं और वो मेरे पास होगा 9:40। आप लोग घटाओगे 35 तो ये अपन 20 और कम कर देंगे, यानी इससे पहले वाली ट्रेन 9:40 पर यहाँ से निकली है। क्लियर बात है। अब ये बोल रहा सर पूछताछ के अंदर हुई तो ज्ञात हुआ कि ट्रेन 20 मिनट पहले निकली है। ट्रेन कब निकली है भैया, 20 मिनट पहले निकली है। इसका मतलब अगर पहले वाली ट्रेन अगर 9:40 पर निकली है तो आप मेरे को ये बताइए जिस समय आप पूछे वो वर्तमान समय क्या है, वो प्रेजेंट टाइम क्या है। तो मेरे प्यारे बालकों, ये पहले वाली ट्रेन 20 मिनट पहले निकल गई है, पहले वाली ट्रेन 20 मिनट पहले निकल गई है। तो आप लोग मेरे को ये बताइए आने वाली ट्रेन कब आएगी भाई, तो अगली ट्रेन मेरे पास कब आएगी, अगली ट्रेन मेरे पास आएगी साहब 20 मिनट मतलब पहले निकली है ना, तो वो मेरे पास आएगी सर 9:40 प्लस में 20 मिनट बाद में, यानी लगभग मेरे पास समय क्या होगा 10 बजे। ये मेरा एकदम करेक्ट समय होगा, यानी मैंने 10 बजे उसको जाकर के पूछा है। दोबारा फिर ध्यान दो, रोहित जब पूछने गया तो उसको मालूम चला कि अगली ट्रेन 10:35 पर आएगी और पहले वाली ट्रेन जो है वो कब निकली है, तो पहले वाली ट्रेन जो है ना 55 मिनट पहले गई है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, यानी सर पहले वाली ट्रेन 9:40 पर आएगी, निकली थी। अब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि 20 मिनट पहले अगर वो ट्रेन निकली, इसका मतलब ये है कि भैया समय कितना हो रहा है 10 बजे। समय क्या हो रहा है 10 बजे, यानी रोहित जो है वो 10 बजे वहां पर जाकर पहुंचा था, ये उसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास में सर, एक दर्पण में देखने पर समय 1:30 है। दर्पण में जब देखा तो समय 1:30 है, तो वास्तव में समय क्या होगा। आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको केवल 2 ही बातें याद रखनी है, या तो आप लिखो 11:60 या लिखो आप 23:60। ये 2 बातें आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, चाहे वास्तविक समय निकालो चाहे प्रतिबिंब निकालो। तो आप क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, 11:60 में से 1:30 घटाओगे, 30 मिनट यहाँ बचा हुआ है, 10 मिनट यहाँ बचा हुआ है, यानी 10:30 जो होगा वो आपका एकदम राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका राइट आंसर है। तो ध्यान रहे, दर्पण प्रतिबिंब से आप वास्तविक समय निकालो चाहे वास्तविक समय से आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालो, आपको 11:60 में से घटाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, 11:60 से घटाए 1:30, तो आंसर हो गया सर 10:30। 10:30। आपको याद होगा प्यारे बालकों, मैंने आपको बताया भी है कि हमेशा दर्पण में समय दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखाई देता है और जल में समय ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। और देखिए, हाँ और देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है सर मेरे पास में, रांची से प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस जाने के 20 मिनट बाद इसकी घोषणा की जाती है और अगली बस है ना 4:30 को जाएगी। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, तो ध्यान दो दोस्तों, प्रत्येक 4 घंटे में बस जाती है और अगली बस 4:30 में आएगी। आपको मालूम होगा अभी अभी कुछ देर पहले मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको वहां भी बताया था कि भैया नेक्स्ट जो बस आएगी ना वो मेरे पास आएगी 4:30 पर और बोल रहा है प्रत्येक 4 घंटे में बस जाती है।
प्रत्येक 4 घंटे में बस जाएगी। हाँ हाँ, प्रत्येक 4 घंटे में क्या होती है, बस जाती है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो बस गई थी, इससे पहले जो बस गई थी सर मेरे पास में, वो गई थी 4:30 माइनस में कितना होगा 4 घंटे, तो वो मेरे पास बस गई थी बस 12:30 पर, 12:30 पर। अब ये बोल रहा है कि बस जाने के 20 मिनट बाद इसकी घोषणा होती है। बस जाने के 20 मिनट बाद क्या होती है, घोषणा होती है। तो आप मेरे को ये बताओ, जब ये बस गई थी इसके बाद घोषणा हुई थी, तो घोषणा कब हुई थी, तो वो हुई सर 12:30 प्लस में 20 मिनट, यानी 12:50 पर इससे पहले वाली बस की घोषणा हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बालकों। क्वेश्चन हमेशा बेसिक को लेकर लिए जाते हैं, क्वेश्चन समय बेसिक आधार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ होगी, कितनी देर बाद वो पुनः एक साथ होगी। तो आप मेरे को ये बताओ बेटा, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अतिव्यापन। क्या पढ़ाई थी, अतिव्यापन। और अतिव्यापन का मैंने आपको इंग्लिश में अर्थ ही बताया था, ओवरलैपिंग। और अतिव्यापन या ओवरलैपिंग का एक ही अर्थ होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती है। अब ये बोल रहा है सर 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं तो कितनी देर बाद वे एक साथ होगी। अब आपको याद होगा मैंने आपको दो बातें लिखवाई थी, और कि सर 12 हमारे पास यहाँ बज गए, या 1 बज गया, ये 2 बज गया, ये 3 है, ये 4 है प्यारे बालकों, 5 है, 6 के बाद 7, 8 और यह 9 होगा, 10 और ये 11 होगा। अब आपको याद होगा सर यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि 12 से 1 बजे का समय वो होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोई अतिव्यापन नहीं होगा। इसका मतलब कब होगा सर, इसका मतलब ये घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन केवल 1 से 2 बजे के बीच हो सकता है। अब 1 से 2 बजे के बीच कब होगा भाई, ये बताना है भाई। 12 से 1 के बीच तो होगा ही नहीं ना, कब होगा, 1 से 2 के बीच। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कब अतिव्यापन होगा, इसका फॉर्मूला था 60/11 गुना प्रथम समय। प्रथम समय सर 1 हो गया, आप लगाओगे भाग, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मिनट पर। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं सर, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 12 से 1 के बीच तो नहीं हुआ, 1 घंटा तो ये हो गया। अब आगे क्या हुआ, 1 घंटा और 5 मिनट और 5/11 सेकंड पर मेरा क्या होगा, मुलाकात होगी। यानी 1 घंटा और 5 मिनट बाद ये मेरा आंसर होगा, 1 घंटा और 5 मिनट बाद। ध्यान रखना दोस्तों, 12 से 1 के बीच में नहीं होगा, इसलिए सर 1 घंटा तो ये हो गया। और उसके बाद में क्या, यहाँ पे मैं समय भी लिख देता हूँ सर, 1:05 सही 5/11 मिनट पर अतिव्यापन होगा। इसका मतलब 12 के बाद सीधा कितना, 1, और 1 के बाद भी कितना, 5 मिनट और 5/11 सेकंड। यानी समय कितना लग गया सर, 1 घंटा और 5 मिनट के बाद में इन दोनों के बीच में क्या होगा मेरे प्यारे बालकों, ओवरलैपिंग होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड देती है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड देती है। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसका एक आसान फॉर्मूला होता है, आसान सिस्टम होता है कि सर 22 सेकंड का समय लगता है घड़ी को, 22 सेकंड का घड़ी को समय लगता है किसमें, तो ये समय लगता है साहब 12 बार बजने में। कितनी बार बजने में, 12 बार बजने में। अब ये बोल रहा है तो कितने सेकंड का समय लगेगा घड़ी को 8 बार बजने में, यह आपको ध्यान रखना है। घड़ी को 8 बार बजने में कितने सेकंड का समय लगेगा, यह आपको ध्यान रखना। देखो बहुत आसान सिस्टम है, इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में, और वो मेरे पास होता है समय बटे हुए n-1 मल्टीप्लाई में n-1। अब बताओ समय का मान कितना है सर, 22 सेकंड, ठीक है। पहले n का मान कितना था, 12, 12 में से घटाओ 1 कितना बचेगा, 11, और यह कितना n का मान 8, 8 में से घटाओ 1 कितना होगा, 7, 11 1 कम 11, 11 2 ना 22 और 7 2 ना 14, यानी कितना समय लगेगा, 14 सेकंड। 14 सेकंड का समय मेरे को यहाँ पर लग जाएगा मेरे प्यारे बालकों। आपको केवल फॉर्मूले पे ध्यान रखना सर, समय बटा हुआ n-1 मल्टीप्लाई में n-1, समय बटा हुआ n-1 मल्टीप्लाई में n-1। समय कितना था सर, 22 सेकंड का समय था। n-1 यानी कितनी बार रिपीट हो रही है, तो 12 माइनस कितना होगा, 11, और यहाँ भी कितना होगा, 8 माइनस 1 यानी 7, 11 2 ना 22 और 7 2 ना 14। ये मेरा एकदम राइट आंसर होगा। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 4 बजे हैं तो घंटे की सुई 180 डिग्री घूम जाती है, तो अब समय क्या होगा। घड़ी में 4 बजे हैं और घंटे की सुई 180 डिग्री घूम रही है। अब आप मेरे को ये बताओ मेरे प्यारे बालकों, आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 12 है सर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 है, बीच में यहाँ पर 1 और 2 होगा, बीच में यहाँ पर 4 और 5 होगा, बीच में यहाँ पर 7 और 8 होगा, यहाँ 10 और 1 11 होगा। अब क्या बोल रहा है कि साहब घड़ी में 4 बजे हुए हैं। देखो 4 बजने का मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई तो कहाँ रहेगी 4 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी भैया एकदम 12 पर। एकदम सही है ना। अब अगर आप 180 डिग्री घुमाओगे तो 180 डिग्री का मतलब यह है कि घंटे वाली सुई एकदम विपरीत पहुंच जाएगी। 180 डिग्री के कोण का मतलब क्या होता है, एकदम विपरीत होना। और विपरीत होने का मतलब यह है, अगर घंटे वाली सुई पहले मेरे पास में 4 पे थी, तो अब ये घंटे वाली सुई मेरे पास कहां पर पहुंच जाएगी, बताओ भैया कहां पहुंचेगी। 180 डिग्री के कोण का मतलब है घड़ी की सुई एकदम स्ट्रेट होना, और एकदम स्ट्रेट होने का मतलब आप लोग मेरे को ये बताइए कहां पहुंच जाएगी, बताओ कहां पहुंच जाएगी। सब लोग मुझे बताने का प्रयास करें। सर एकदम स्ट्रेट पहुंचेगी, इसका मतलब ये एकदम आमने सामने हो जाएगी, और आमने सामने होने का मतलब समय कितना होगा 10 बजे। अब 10 बजे तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, यानी समय क्या दिखाएगी सर, ये दिखाएगी समय 10 बजे, ऑप्शन में नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये मेरा राइट आंसर होगा। सुइयों के आमने सामने होने का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण बनना या सरल कोण बनना। ये बात मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूं। अगला देखिए, यदि घड़ी में अंकों के स्थान पर इंग्लिश वर्णमाला को इस तरह रखा जाए कि 8 पर आर रख दें, 7 पर एस आ जाएं और इसी क्रम में रखें, तो बताओ भैया 3 के स्थान पर क्या होगा। देखो भैया, हर क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आया आप आराम से डायग्राम बनाओ मेरे प्यारे बालकों, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 12 हो गया सर, 6 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, ये 1 और 2 हो गया सर यहाँ पर, और यहाँ पर 4 और 5 होगा प्यारे बच्चों, यहाँ 7 और 8 होगा, 9 के बाद 10 और यह कितना होगा 11 होगा, 10 कितना होगा 11 होगा। अब बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है सर यहाँ पर कि 8 पर आर रख दें। 8 पर क्या रख दें, 8 पर रख दें भैया आर। 8 पर क्या रख रहा है प्यारे बच्चों, सर 8 पर रख रहा है आर, ठीक है। और 7 पर क्या रख रहा है, 7 पर रख रहा है एस, मतलब आर के बाद क्या हुआ एस, ठीक है। अब आगे भी लिख दें तो आर एस के बाद क्या होगा टी, यहाँ पर क्या होगा यू, यहाँ पर क्या होगा भैया वी, यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू, यहाँ पर क्या होगा एक्स, और यहाँ पर क्या होगा वाई। अब अपने को तो केवल 3 तक की आवश्यकता थी। 3 पर क्या होगा सर, 3 पर डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये मेरा राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ये मेरा एकदम बढ़िया और ऑथेंटिक एंड राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 3 से 8 के बीच में 5 घंटे हैं, तो आप एक काम कर दो, आर में 5 जोड़ दो, तो 18 और 5 कितना होता है मेरे पास में 23 होता है, और 23 में कौन आता है डब्ल्यू आता है। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, मैं जानता हूँ यहाँ से, मैं ये जानता हूँ कि 8 और 3 के बीच में 5 घंटे होते हैं। अगर आप जोड़ोगे यहाँ पे 18 + 5 तो कितना होगा 23, और 23 पे कौन सा वर्ण आता है मेरे पास में डब्ल्यू आता है, तो मेरा आंसर वैसे भी डब्ल्यू आने की प्रॉपर संभावना रहती है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओ तो आप सीधा भी कर सकते हो। अगला देखो दोस्तों, किस समय 4 और 5 के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। किस समय 4 और 5 के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो इसकी बहुत सारी चीजें हैं, या तो आप लोग यूं भी बोल सकते हो सर कि अपन मिनट वाला समय खाली छोड़ देंगे, 4 और 5 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला तो मेरे पास में ये भी होता है कि मैं यहीं रख दूंगा 11/2 गुणा मिनट, माइनस में घंटा कितना है 4, गुणा कितना होगा 30, और बराबर में कितना हो रहा है साहब, एंगल भी कितना बनना चाहिए 30 का बनना चाहिए। अब यहाँ पर कितना होगा, यह होगा सर 11m - 4 × 12 कितना होता है 240, और बट्टे में कितना होगा 2 का आप उधर भेज दो कितना हो गया 60, इस उसको उधर भेज दूंगा मैं, तो 11m तो यहाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप जोड़ दो कितना होगा 300। अब लगाओ 11 का भाग, तो m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू आएगा सर मेरे पास 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना बच गया 8 बच गया साहब मेरे पास, कितना हो गया 877, यानी 27 सही। हाँ नहीं बैठ रहा किसे, अगर इससे नहीं बैठ रहा तो आप बेसिकली वो ट्राई कर सकते हो। एक मेरे पास ये फॉर्मेट रहता है, और एक मेरे पास में वो फॉर्मेट तो है ही है जो मैंने आपको सिखा रखा है। वो क्या है कि 30 डिग्री का मतलब क्या होता है सर, 30 डिग्री के कोण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको याद होगा
कि 30 डिग्री के कोण का मतलब होता है, आप 30 का भाग लगाओ और इसका मतलब होता है सर प्लस माइनस 1। एक बार प्लस 1 करके देख लो, एक बार माइनस 1 करके देख लो, तो क्या होगा मेरे पास में 60/11 गुणा प्रथम समय कितना है 4, 4 में जोड़ो ये कितना होगा मेरे पास में 5, कितना होगा 5 और एक माइनस 1 कर दो, 60/11, 4 में से घटाओ कितना होगा 3, ये हो गया मेरे पास 56 ये 300/11 और ये कितना होगा मेरे पास में 3 छंग 18 यानी 180/11, 180/11 लगाओ 11 का भाग तो 11 दूना 22 होगा प्यारे बच्चों। कितना बच गया मेरे पास में, ये 8 बच गया, 11 7 77 हो गया मेरे पास में ना, 77 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मान तो मेरे पास ऊपर जा रहा है, ये मान मेरे पास में क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 11 दूना 22 हो गया, 11 7 77 हो गया ना। यहाँ भाग लगाओगे सर कितनी बार जाएगा, तो 11 एकम 11, कितना बच गया मेरे पास में 7 बच गया यहाँ से, 11 छक्के 66, कितना बच गया 4, तो 16 से ही 4/11 यहाँ पर आ रहा है, 16 से ही 4/11 यहाँ पर आ रहा था। आंसर क्या होगा 4 बज करके 16 से ही 4 बज करके 16 से ही 4/11, ये मेरा एकदम ऑथेंटिक एंड राइट आंसर होगा। अगला देखो दोस्तों, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी में घंटे की सुई 3 बजे पूर्व दिशा की ओर हो तो किस समय को सुई पश्चिम दिशा को दर्शाएगी। देखो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को ये बताओ, समय मेरे पास में 4, दिशाएं भी 4, 12 होता सर 6 यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 और यहाँ कितना होगा 9। अब ये बोल रहा है अगर मान लो 3 बजे सुई अगर मेरे पास में पूर्व दिखाएगी भैया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पश्चिम होगा, सामने क्या होगा उत्तर और नीचे क्या होगा दक्षिण। अब ये बोल रहा है तो किस समय को सुई पश्चिम दिशा दिखाएगी, तो बताओ भैया पश्चिम कब बताई, 9 बजे। तो आंसर क्या हो गया 9 बजे। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मैंने जितना आपको पढ़ाया आप डिटेल समझने का प्रयास करें। घड़ी वाली क्लास का आज ये 5वां सेशन था। 5 क्लासों के बीच में मैंने बहुत बढ़िया डिटेल आपको समझाने का प्रयास किया है। आप एसएससी के कोई प्रीलिम्स वाला एग्जाम्स हो और कोई भी हो, आप आराम से कर सकते हो। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर मान लो आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके मेरे को बताओ। अगर समझ में बढ़िया आ रही है तो आप आराम से, चैनल पर नए हो तो आराम से अप्रिशिएट करें। आप हमें बताएं कमेंट करके, पॉजिटिव कमेंट करोगे हमें थोड़ी और ऊर्जा मिलेगी और अपन कार्य बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया।